आज की इस क्लास में हम इंग्लिश रीडिंग सीखने वाले हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से। सोचिए अगर आपको एक एक लाइन का ट्रांसलेशन बताया जाएगा तो आप क्या क्या नहीं सीखेंगे। नए नए वर्ड्स, सेंटेंस का फॉर्मेशन और प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश को रीड कैसे करते हैं। सो अगर आप एक यूजफुल क्लास के लिए रेडी हैं तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इंफॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी है द सेल्फ राइचस हेरन। सेल्फ राइचस, आई गेस ये नया वर्ड है आपके लिए। जो भी मुझे लगेगा ये नया वर्ड है उसे मैं हाईलाइट करती जाऊंगी। वर्ड या फ्रेज जो भी कुछ लगेगा ये नया है उसे आप भी नोट डाउन करिए ताकि उसे आप फ्यूचर में भूले ना। ओके, सो सेल्फ राइचस का मतलब होता है धूर्त, पाखंडी या धोखेबाज, और हेरन का मतलब होता है बगला। इस सफेद पक्षी को आपने अक्सर पानी के ऊपर या नदियों के आसपास उड़ते हुए देखा होगा, जिसका मेन जो खाना होता है वो होता है मछली। इसी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। हम आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ ताकि हम आसानी से सीख पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर वॉज अ पॉन्ड इन मालवा कंट्री। देयर वॉज अ पॉन्ड इन मालवा कंट्री। आपने कई सेंटेंसेस को ऐसे देयर से स्टार्ट होते हुए देखा होगा। यहाँ पर देयर का यूज क्यों होता है? किसी चीज का एग्जिस्टेंस बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं, और ये एक जो मेन सब्जेक्ट होता है उसका सब सब्जेक्ट के रूप में इसको हम यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो कि ग्लास में थोड़ा सा पानी है तो आप बोलते हैं देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। वाटर इन द ग्लास, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकता तो वहां पर हमें देयर का यूज करना पड़ता है। ऐसे देयर के आप बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको देयर का यूज समझ में आ जाएगा। ओके, सो देयर वाज अ पॉन्ड इन मालवा कंट्री। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, ठीक है, तालाब। मालवा कंट्री में एक तालाब था। देयर वाज अ पॉन्ड इन मालवा कंट्री। आगे, ऑन द बैंक ऑफ इट, ऑन द बैंक ऑफ इट, उसके बैंक पर। बैंक का मतलब क्या होता है? उसके किनारे पर, किनारा या तट, ठीक है। उस तालाब के किनारे पर, ऑन द बैंक ऑफ इट, देयर लिव्ड एन ओल्ड हेरन। उसके किनारे पर एक ओल्ड हेरन यानी एक बूढ़ा बगला रहता था। He didn't have to worry for food. He did not have to worry for food. यानी उसे खाने की चिंता नहीं थी। नदी है तो वहां पर बहुत सारी मछलियां हैं। He did not have to worry for food. उसे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी during his young age. उसकी यंग एज के दौरान यानी उसकी जवानी के दौरान उसे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। पर आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, बूढ़ा होने के बाद, इट हैड become difficult for him. It had become difficult for him. उसके लिए मुश्किल हो गया था to arrange food for himself. उसके लिए खाना अरेंज करना मुश्किल हो गया था बूढ़ा होने के बाद। As a result, यानी उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, as a result, ये एक अच्छा फ्रेज है। आप कई बार ऐसा बोल सकते हैं, मैंने ये किया उसके परिणाम स्वरूप वैसा हो गया, यानी उसके रिजल्ट में ऐसा हुआ। I did this at the result of it that happened. Okay, so as a result एक अच्छा फ्रेज है। As a result यानी उसके परिणाम स्वरूप, he sometimes had to starve for days together. He sometimes had to starve. उसे कई दिनों तक starve करना पड़ता था। starve का मतलब क्या होता है? भूखे मरना। I'm starving मतलब मैं भूख से मर रही हूं। starve मतलब भूख से मरना। As a result, he sometimes had to starve for days together. मतलब कई दिनों तक एक साथ उसे भूखे रहना पड़ता था। ओके, आगे देखते हैं। One day, एक दिन, the heron was sitting wearing a sad look on his face. हेरन जो था, जो बगला था, दुखी चेहरा बनाकर, wearing a sad face, वहां पर बैठा हुआ था, ठीक है। Seeing him sad, a crab asked. उसे दुखी देखकर, seeing him sad, उसे दुखी देखकर, a crab asked. crab का मतलब क्या होता है? केकड़ा, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो उसे दुखी देखकर केकड़े ने उससे पूछा, why uncle, why do you look so sad? why uncle यानी क्यों चाचा, why do you look so sad? आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? तो उस पर बगला क्या बोलता है? उस पर बगला बोलता है, ओ माय सन, ओ मेरे बेटे, how to tell you मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। ऐसे इसको आप यूज करते हैं ना, कोई आपसे पूछता है बताओ वहां पे क्या, वो बोलो हाउ टू टेल यू मतलब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वहां पे क्या क्या हुआ था। तो एक अच्छा सेंटेंस है।
ओ माई सन, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, यू ऑल्सो नो दैट, ये तुम भी जानते हो, यू ऑल्सो नो दैट, दैट मतलब कि, ये तुम भी जानते हो कि आई ओनली सबसिस्ट ऑन फिश ओनली। सबसिस्ट का मतलब होता है उस पर सर्वाइव करना, यानी उसके थ्रू जीना, यानी मैं खाली इसी बात पर निर्भर हूं या इसी के थ्रू मैं जीवित रहता हूं। किस पर? यू ऑल्सो नो दैट आई ओनली सबसिस्ट ऑन फिश ओनली, मैं सिर्फ मछली के सहारे जिंदा रहता हूं या उस पर निर्भर हूं। बट एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब होता है जब से, एवर सिंस का मतलब होता है जब से। बट एवर सिंस आई हैव हर्ड दैट सम फिशरमैन आर कमिंग, पर जब से मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, पर जब से मैंने सुना है, सम फिशरमैन, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा, ठीक है। यहां पर देखो ई लिखा हुआ है, यहां पर MAN नहीं लिखा है। फिशरमैन अगर AN लिखा होता तो एक मछुआरा, EN लिखा हुआ है तो मतलब बहुत सारे मछुआरे, ठीक है, प्लूरल नंबर मैन का। सम फिशरमैन आर कमिंग, कुछ मछुआरे आ रहे हैं, टुवर्ड्स दिस पॉन्ड टू कैच फिश। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, है ना। जैसा कि तुम जानते हो कि कुछ मछुआरे इस पॉन्ड यानी इस तालाब की तरफ आ रहे हैं टू कैच फिश, मछली पकड़ने के लिए। टुवर्ड्स द पॉन्ड मतलब तालाब की तरफ, तो टुवर्ड्स का मतलब हुआ की तरफ। आई हैव बीन वरीड अबाउट देम, जब से बट एवर सिंस आई हैव हर्ड दैट सम फिशरमैन आर कमिंग, जब से मैंने सुना है कि मछुआरे आ रहे हैं, आई हैव बीन वरीड अबाउट देम, मुझे उनकी चिंता हो रही है, ठीक है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। दिस इज द रीजन, इसीलिए, दिस इज द रीजन का मतलब होता है इसीलिए, दिस इज द रीजन वाई आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग फिश, दिस इज द रीजन वाई आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग फिश, यही कारण है कि मैंने मछलियां खाना बंद कर दिया है। आगे, द क्रैब हैप्पीली वेंट एंड इन्फॉर्म्ड द फिश ऑफ गुड न्यूज। यहां पर देखो एक मछली को उसने इन्फॉर्म नहीं किया, यहां पर प्लूरल नंबर के लिए भी, बहुत सारी मछलियों के लिए भी फिश ही यूज हुआ है। पर अगर आप अलग अलग स्पेसीज यानी अलग अलग तरीके की मछलियों की बात करते हैं तो वहां पर आप जनरली फिशेज यूज करते हैं, बट फिश का मतलब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। द क्रैब हैप्पीली वेंट, जो केकड़ा था वो खुशी से गया, एंड इन्फॉर्म्ड द फिश ऑफ द गुड न्यूज, और उसने मछलियों को इस खुशखबरी के बारे में इन्फॉर्म किया, दैट द हेरन हैड स्टॉप्ड ईटिंग फिश, उसने इसे इन्फॉर्म किया कि बगले ने मछलियां खाना बंद कर दिया है। एंड दैट सम फिशरमैन वर कमिंग, और कुछ मछुआरे हैं वो आ रहे हैं, टू कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड, इस पॉन्ड से मछलियां पकड़ने के लिए कुछ मछुआरे आ रहे हैं, ठीक है। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, द फिश केम, जो मछलियां हैं वो आई, एंड सेड टू द हेरन, और उसने हेरन यानी बगले को कहा, हेरन अंकल यानी बगले अंकल या बगले चाचा, प्लीज सजेस्ट टू अस सम वे, सजेस्ट टू अस सम वे यानी प्लीज हमें कोई तरीका सजेस्ट करिए, सो दैट, ताकि, वी मे सेव आवर लाइफ, ताकि हम अपनी जान बचा सकें, फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स ऑफ द फिशरमैन, फिशरमैन यानी मछुआरे के क्रूअल यानी निर्दयी हाथों से, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, ओके। हम मछुआरों के निर्दयी हाथों से अपनी जान को बचा सके, हमें कोई रास्ता बताइए। इस पर हेरन क्या बोलता है? द हेरन सेड, उसने जो बगला है उसने कहा, द ओनली वे टू सेव योर लाइव्स, द ओनली वे यानी जो इकलौता तरीका है टू सेव योर लाइव्स, आप लोगों की जान बचाने का, इज दैट, वो है, ऑल ऑफ यू शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पॉन्ड टू सम अदर पॉन्ड, ऑल ऑफ यू, आप जितने भी लोग हो, जितनी भी मछलियां हो, यू ऑल शुड बी ट्रांसफर्ड, आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए एक तालाब से दूसरे तालाब में, तब आपकी जान बच सकती है, ठीक है। एंड फॉर दिस, और उसके लिए, एंड फॉर दिस, उसके लिए, आई कैन रेंडर माई सर्विसेज, रेंडर का मतलब होता है प्रदान करना, देना, ठीक है, उसके लिए मैं अपनी सर्विस यानी अपनी सेवाएं आपको दे सकता हूं। आई कैन हॉइस्ट, रेंडर का मतलब क्या हुआ?
प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई कैन होइस्ट यू ऑन माई बैक, आई कैन होइस्ट यू ऑन माई बैक। मैं आपको, होइस्ट का मतलब होता है चढ़ाना या ऊपर चढ़ाना, ठीक है। मैं आपको चढ़ा सकता हूं, आई कैन होइस्ट यू ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर, वन बाय वन, एंड टेक यू टू सम अदर पॉइंट। मैं आपको अपनी पीठ पर चढ़ा सकता हूं और एक एक करके दूसरे तालाब पे पहुंचा सकता हूं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड हेरन वुड हॉइस्ट वन फिश ऑन हिज, हॉइस्ट का मतलब चढ़ा है। द ओल्ड हेरन, जो बूढ़ा हेरन था, वो एक मछली को अपने बैक पे चढ़ाता था, वुड हॉइस्ट वन फिश। हॉइड का मतलब है जो बात पहले होती थी, यानी ठीक है, वुड यानी करता था, चढ़ाता था, हॉइड द फिश ऑन हिज बैक ईच टाइम, यानी हर बार एक मछली को चढ़ाता था। टेक हिम बिहाइंड अ हिलॉक, टेक हिम बिहाइंड, हिम तो नहीं होना चाहिए यहां पर, मछलियों के लिए आप इट भी यूज कर सकते हैं। मछलियों को कहां लेके जाता था, बिहाइंड अ हिलॉक। हिलॉक का मतलब होता है पहाड़ी, ये जो बड़ा पहाड़ होता है उसको हिल बोला जाता है, बट जो छोटी पहाड़ी होती है उसको हिलॉक बोला जाता है, ठीक है। ईच टाइम टेक हिम बिहाइंड अ हिलॉक, हिलॉक के पीछे लेके जाता था। ईट हिम, उसे खाता था। देन रिटर्न, फिर वापस आता था। देन रिटर्न टू टेक नेक्स्ट वन विद हिम, फिर अगली मछली को उसके साथ लेके जाने के लिए वो वहां पहुंचता था। एंड दस, इस तरीके से द विक्ड हेरन, विक्ड मतलब कपटी, धूर्त है ना, जो धूर्त यानी जो बहुत बुरा हो उसको विक्ड बोलते हैं, धूर्त पाखंडी। द विक्ड हेरन केप्ट ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट फॉर डेज टुगेदर। एक मछली को लेके जाता था हिलॉक पे, फिर वहां पे उसको खाता था, फिर दूसरी मछली को वापस लेने आता था, उसको लेके जाता था। इस तरीके से जो धूर्त हेरन है, जो धूर्त बगला है, वो ही केप्ट ईटिंग टू हिज हार्ट कंटेंट फॉर डेज टुगेदर। कंटेंट का मतलब होता है, कंटेन बोल दो, कंटेंट बोल दो, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि या शांति के लिए, अपने दिल की शांति या तृप्ति के लिए कई दिनों तक, फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक ऐसे ही वो मछलियों को खाता रहता था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या हुआ, नाउ ही हैड बिकम हेल्थियर, ही हैड बिकम यानी वो अब हेल्थियर मतलब ज्यादा स्वस्थ बन चुका था। हेल्दी, हेल्थियर ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, हेल्दी, हेल्थियर, हेल्दीएस्ट, हेल्दीएस्ट मतलब सबसे स्वस्थ, हेल्थियर मतलब पहले की तुलना में वो स्वस्थ हो गया था। ही हैड बिकम फिजिकली फिट, यानी वो शारीरिक रूप से फिजिकली वो फिट हो चुका था। वन डे द क्रैब सेड टू हिम, वन डे द क्रैब सेड टू हिम, एक दिन केकड़े ने उसे कहा, अंकल यानी चाचा, आई टू एम बोर्ड ऑफ लिविंग इन दिस पॉन्ड, मैं भी इस पॉन्ड में यानी इस तालाब में बोर हो चुका हूं। आई एम टू एम बोर्ड ऑफ लिविंग इन दिस टॉन्ड, इस तालाब में रहते रहते मैं भी बोर हो चुका हूं। प्लीज शिफ्ट मी ऑल्सो फ्रॉम हेयर, प्लीज मुझे भी यहां से शिफ्ट करो। द हेरन हॉइस्टेड द क्रैब ऑन हिज बैक, जो हेरन था, जो बगला था, उसने हॉइस्टेड द क्रैब, क्रैब को अपनी पीठ पे चढ़ाया। एंड टुक हिम बिहाइंड द हिलॉक, और उसे भी वो पहाड़ी के पीछे लेके गया। वेयर अ हीप ऑफ बोन्स ऑफ द फिश कुड बी सीन, वेयर अ हीप, हीप का मतलब होता है टीला या फिर ढेर, ठीक है, टीला या ढेर। वेर जहां पर वो उसे हिलॉक में लेके गया, जहां अ हीप ऑफ बोन्स यानी बोन्स का क्या रखा हुआ था, एक पहाड़ टाइप बना हुआ था, टीला बना हुआ था। द फिश कुड बी सीन वेरी क्लियरली, वहां पर से जो ऊपर लेके गया तो वहां पर वो जो टीला था हड्डियों का, बोन्स का, वो आराम से उसे देखा जा सकता था। इट टुक नो टाइम फॉर द क्रैब टू अंडरस्टैंड, क्रैब के लिए यानी केकड़े को इस समझने में नो टाइम लगा। नो टाइम एक फ्रेज के तौर पे यूज होता है जिसका मतलब होता है कुछ समय नहीं लगना, बिल्कुल उसे समय नहीं लगा। इट टुक नो टाइम फॉर द क्रैब टू अंडरस्टैंड, उसे समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा दैट द विक्ड हेरन, की जो धूर्त बगला है, हैड ईटन अवे द फिश, वो सारी मछलियों को खा चुका है। ईटन अवे का मतलब होता है किसी चीज को खाकर खत्म कर देना। Had eaten ये phrasal verb है। Had eaten away the fish which he had brought one by one, जो एक एक करके जो सारी मछलियों को लेके आया है वो उसे सबको खा चुका है। One by one under the pretext of
अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ये एक बहुत बेहतरीन फ्रेज है। अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है, प्रीटेक्स्ट ऑफ मतलब के बहाने, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ शिफ्टिंग देम टू सम अदर पॉन्ड, एक नदी एक तालाब से दूसरे तालाब में शिफ्ट करने के बहाने वो सारी मछलियों को खा चुका है। ठीक है। It took no time for the crab to understand that the wicked heron had eaten away the fish which he had brought one by one under the pretext of shifting them to some other pond. दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट करने के बहाने जो सारी मछलियों को वो खा चुका है। एंड नाउ इट वॉज हिज टर्न टू बी डिवाउड बाय हिम। अब उसकी बारी है टू बी डिवाउड। डिवाउड का मतलब होता है खा के निगल जाना, यानी अब निगल जाने की या मरने की उसकी बारी है। ये समझने में केकड़े को टाइम नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ? द क्रैब कॉट द हेरन बाय हिज नेक। जो केकड़ा था उसने बगले के नेक से उसको पकड़ लिया। आप इमेज में देख सकते हैं। विद हिज शार्प क्लॉज यानी जो उसके तेज पंजे थे उससे हेरन को पकड़ लिया। ओ क्रैब व्हाट आर यू डूइंग? ओ केकड़े तुम क्या कर रहे हो? ये बगले ने पूछा। फिर केकड़े ने क्या जवाब दिया? आई एम डूइंग ओनली व्हाट यू हैव डन टू द फिश ऑफ द पॉन्ड। आई एम डूइंग ओनली व्हाट यू हैव डन टू द फिश ऑफ द पॉन्ड। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो तुमने भी तालाब की मछलियों के साथ किया। नाउ यू हैव बीन टोटली एक्सपोज्ड। यानी अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो। यू चीट, तुम धोखेबाज, या तुम पापी, है ना, पापी धोखेबाज। सेइंग दिस द क्रैब बिगेन पियर्सिंग हिज क्लॉज। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए जो क्रैब है उसने पियर्स का मतलब होता है छेदना या भेदना। ठीक है, किसी चीज को बहुत जोर से भेदना। तो उसके जो क्लॉज थे उसने वहां पर जो हेरन है उसके नेक में उसने अपने क्लॉज को पियर्स करना स्टार्ट कर दिया, यानी गड़ाना स्टार्ट कर दिया। क्लॉज डीप इनटू द थ्रोट ऑफ द हेरन। हेरन के थ्रोट में उसने अपनी क्लॉज को पियर्स किया बहुत डीप। The heron ultimately died and fell on the heap of the bone of the fish. The heron ultimately मतलब finally, अंततः जो हेरन था वो मर गया and fell on the heap of the bone of the fishes. मछलियों के हड्डियों के ऊपर जो उसका जो हीप था उसके ऊपर वो हेरन गिर गया। ये स्टोरी यहीं तक थी। आई गेस आपने स्टोरी से काफी कुछ नए वर्ड्स, नए फ्रेजेस सीखे और आपने इससे कुछ मॉरल भी सीखा। वो क्या था? इस स्टोरी से आपने क्या शिक्षा ली वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आई वेट फॉर कमेंट। देखते हैं, सबके सीखने का नजरिया तरीका अलग होता है। देखते हैं कि इस एक स्टोरी से कितने लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, सो जो नए वर्ड्स आपने सीखे हैं अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और ऐसे अगर आप स्टोरीज और देखते रहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखिएगा। तो ऐसे स्टोरीज मैं और लेके आते रहूंगी। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को देखते रहने के लिए आते रहिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।